वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 16 वीडियो के साथ में 10th का विषय विज्ञान। तो देखिएगा, पिछले टॉपिक में मैंने बताया था आपको, ग्रसनी के बारे में पढ़ रहे थे कि ग्रसनी मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य का भाग होता है। ध्यान देना, मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य का भाग होता है, ये बता रहे थे हम। तो देखो, ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का दोनों का मिश्रित भाग होता है। ग्रसनी यह सुनिश्चित करता है कि, ध्यान देना, क्योंकि ग्रसनी की संरचना ऐसी बनी होती है जिसमें इसके पश्च भाग में 2 द्वार पाए जाते हैं, जिन्हें घाटी द्वार और निगल द्वार कहते हैं। घाटी द्वार पर ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। वो भोजन को श्वास नलिका में जाने से रोकता है। और निगल द्वार होता है, उसमें जो भोजन होता है वो किस में जाता है? ग्रसिका में जाता है। तो देखिएगा, इसमें ध्यान से देखें आप लोग इसको। ग्रसनी के बारे में चर्चा हो रही थी, और ग्रसनी का कार्य यही है कि मेन मतलब कि यह श्वास नलिका में खाद्य पदार्थों को जाने न दे और वायु को ग्रास नाल में या ग्रास नली में जाने न दे, ये है मतलब। तो आगे देखेगा और देख लेते हैं इसको। ध्यान देना, ये श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र मिश्रित भाग होता है, इतना बता दिया मैंने आपको। इसमें देखो आप, ग्रसनी के पश्च भाग में 2 द्वार पाए जाते हैं। ध्यान देना, तो ग्रसनी के पश्च भाग में 2 द्वार पाए जाते हैं। ग्रसनी चल रही थी, तीसरा पॉइंट था इसमें, ग्रसनी के पश्च भाग में, ग्रसनी के पश्च भाग में 2 द्वार पाए जाते हैं, जिन्हें निगल द्वार, गुलेट और घाटी द्वार, ग्लोटिस कहते हैं। मतलब ग्रसनी के पश्च भाग में, मतलब पिछले भाग में 2 द्वार पाए जाते हैं, जिन्हें निगल द्वार और घाटी द्वार कहते हैं। अब ध्यान देना, घाटी द्वार कहाँ खुलता है? श्वास नली में। अगला पॉइंट है, घाटी द्वार श्वास नली में खुलता है। घाटी द्वार कहाँ खुलता है? श्वास नली में खुलता है, और निगल द्वार ग्रास नाल में खुलता है। आगे देखिएगा, और निगल द्वार और निगल द्वार, गुलेट, ग्रसिका या ग्रास नाल में खुलता है। ग्रसिका या ग्रास नाल में खुलता है। कौन सा द्वार? ध्यान देना, निगल द्वार। अब देखिएगा, ग्रसनी घाटी द्वार पर एक ढक्कन पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। देखिए, घाटी द्वार पर एक ढक्कन पाया जाता है, ये ढक्कन पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये केवल क्या कार्य है इसका? यह है केवल वायु को श्वास नली में जाने देता है। यह केवल वायु को श्वास नली में जाने देता है, भोजन को नहीं। जबकि ध्यान देना, निगल द्वार केवल ग्रसिका में खुलता है और भोजन को ग्रसिका में जाने देता है। तो इस प्रकार इसकी रचना बनी होती है, किसकी? ग्रसनी की। तो ध्यान देना, मतलब भोजन और वायु को पृथक करने का कार्य करती है ये।
अब आता है ग्रसनी निगल द्वार द्वारा, ध्यान देना, ग्रसनी निगल द्वार द्वारा कहाँ खुलती है? ग्रसनी निगल द्वार द्वारा ग्रासनाल, कहाँ खुलेगी? ग्रासनाल में खुलती है। ध्यान देना, ग्रसनी कहाँ खुलेगी? ग्रासनाल में खुलेगी। तो हमने आपको बताया था कि मुख, मुख गुहा और मुख गुहा के पश्च भाग कौन सा है? ग्रसनी। तो ग्रसनी की रचना हमने पढ़ ली। अब आता है ग्रासनाल। ग्रसिका या ग्रास नाल। अगला जो भाग है आ नाल का, ग्रसिका या ग्रास नाल से बोलते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस। ध्यान देना बेटा, क्या होता है ये? देखो, ये एक लंबी सक्रिय पेशी नली होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें देखो, ध्यान देना, कहाँ से होती है ये ग्रसनी अपने पश्च भाग किसमें खुलती है? ग्रसिका में खुलती है। ध्यान देना, ग्रसनी अपने पश्च भाग, ध्यान देना, किसमें खुलती है? ग्रसिका में खुलती है। कौन से द्वार द्वारा? निगल द्वार द्वारा ग्रसिका में खुलती है। तो देखिएगा, यह है एक पेशीय लंबा यह एक पेशीय लंबी नली होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। मतलब एक लंबी पेशीय नली होती है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ध्यान देना, लंबाई कितनी है इसकी? 25 सेंटीमीटर। ध्यान देना, CM, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लंबी पतली नलिका होती है। कैसे होती है? यह एक लंबी पतली नलिका होती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है लगभग। आगे देखिएगा, यह ग्रीवा तथा वक्ष स्थल, ध्यान देना, यह ग्रीवा, यह गर्दन हो गई, ग्रीवा तथा वक्ष स्थल को भेद कर मध्यपट से निकलकर उदर गुहा में आमाशय में खुलती है। तो देखिएगा, यह ग्रीवा एवं वक्ष स्थल को भेद कर, यह ग्रीवा एवं वक्ष स्थल वक्ष स्थल से होती हुई, करो इसको, वक्त ग्रीवा एवं वक्ष स्थल से होती हुई डायफ्राम को भेद कर कहाँ पहुँचेगी? डायफ्राम को भेद कर कहाँ है? बाईं ओर स्थित उदर गुहा में। कहाँ पर है ये? आमाशय उदर गुहा में। भेद कर उदर गुहा में बाईं ओर स्थित आमाशय में खुलती है। ध्यान दीजिएगा, यूँ है तो आमाशय कहाँ होगा? यहाँ होगा बाईं ओर। इधर लिवर होता है दाईं ओर। तो ध्यान देना, कहाँ से चलती है ये? गर्दन और वक्ष स्थल, यह ग्रीवा और वक्ष स्थल से होती हुई डायफ्राम को भेद कर, डायफ्राम होता है इधर तनुपट्ट, यह ग्रीवा और वक्ष स्थल से होती हुई डायफ्राम को भेद कर कहाँ जाती है? उदर गुहा। ये उदर गुहा होती है, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित आमाशय में खुलती है।
कहाँ खुलती है? बाईं ओर स्थित आमाशय में खुलती है। तो आगे देखिएगा, अब देखो ग्रसिका में कोई पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचक रस स्त्रावित नहीं होता है, स्त्रावित नहीं होता है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचक रस स्त्रावित नहीं होता है। ध्यान देना, ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचक रस का स्त्रावण नहीं होता है, क्योंकि इसमें पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती है। तो क्या होता है, ग्रसिका की जो भित्ति होती है, ग्रसिका की भित्तियों में श्लेष्मा ग्रंथियों से श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। तो ध्यान देना, ग्रसिका की भित्तियों से या ग्रसिका में स्थित श्लेष्मा ग्रंथियों से, ध्यान देना, ग्रसिका में स्थित श्लेष्मा ग्रंथियों से, श्लेष्मा ग्रंथियों से श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है, जो क्या करता है, जो भोजन को लसलसा बनाता है, जो भोजन को लसलसा, कैसे बनाता है, लसदार, लसलसा बनाता है। तो भोजन कैसे हो जाता है, लसलसा। ध्यान देना कि मुख गुहा में भोजन को जीभ दांतों की सहायता से और जीभ की सहायता से घुमाया जाता है और दांतों की सहायता से काटा और चबाया जाता है और लार द्वारा भोजन को लुगदी में बना लिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, बोलस। तभी जाकर के सकरी नलिका में, ग्रसिका में भोजन आता है, बोलस बोलते हैं उसे। और ग्रसिका में क्या होती है, ग्रसिका की भित्तियों में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है और यह श्लेष्मा भोजन के साथ मिल जाता है और भोजन लसदार या लसलसा हो जाता है। ध्यान रहे, श्लेष ग्रसिका में कोई प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती है, अर्थात इसमें पाचक रस स्त्रावित नहीं होते हैं इसकी भित्तियों से। अब ध्यान देना, ग्रसिका से भोजन, ध्यान देना, ग्रसिका की भित्तियों में क्रमांकुंचन गति होती है, जिससे भोजन धीरे धीरे कहाँ आता है, आमाशय में आता है। तो ध्यान देना, आगे देखो, ग्रसिका की भित्तियाँ भोजन को क्रमांकुंचन गति और आमाशय में पहुँचाती है। तो देखिएगा, अगला है ग्रसिका की भित्तियों में क्रमांकुंचन गति, कौन सी गति, क्रमांकुंचन गति होने से भोजन कहाँ आता है, आमाशय में आता है, होने से भोजन आमाशय में आता है। या ग्रसिका की भित्तियों में क्रमांकुंचन गति द्वारा भोजन आमाशय में पहुँचता है। यूँ करो आप, गति द्वारा भोजन आमाशय में पहुँचता है। तो ग्रसिका की भित्तियों में क्रमांकुंचन, कौन सी गति होती है, क्रमांकुंचन, पेरिस्टेलसिस, पेरिस्टेलसिस गति होती है, जिसके द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। आप देखिएगा, ग्रसिका का मुख्य कार्य भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाना है। तो ध्यान देना, क्या कार्य है इसका, ग्रसिका का, अतः ग्रसिका का मुख्य कार्य भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना है। तो क्या बात आई कि ग्रसिका का मुख्य कार्य
भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना होता है या पहुंचाना है। ध्यान देना, ग्रसिका के शीर्ष पर एक ढक्कन पाया जाता है। ग्रसिका के शीर्ष पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। एक क्रिया और देखो इसको, एक कार्य ये इसका ध्यान देना कि ग्रसिका के शीर्ष पर, कहाँ पर, ग्रसिका के शीर्ष पर, ऊपर, यहाँ पर, तो देखो ग्रसिका के शीर्ष पर एक ढक्कन, क्या बोलेंगे इसको, एपिग्लोटिस, एक पल्ला, एक ढक्कन या पल्ला पाया जाता है। जिसे क्या कहेंगे, घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कहते हैं, इसे एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कार्य है इसका, यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्या करता है, यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। क्या करेगा, ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब ध्यान देना, ग्रसिका अपने पश्च भाग द्वारा कहाँ खुलती है, पेशीय थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसे आमाशय कहते हैं। ध्यान देना, आगे देखिएगा, ग्रसिका हो गया ये। अब देखो, ग्रसिका अपने पश्च भाग द्वारा एक चौड़े थैलेनुमा पेशीय भाग में खुलती है, जिसे आमाशय कहते हैं। अब आता है आमाशय। तो पांचवा भाग आता है आमाशय, किसका, आहार नाल का पांचवा भाग आता है आमाशय। ध्यान देना बेटा, आमाशय से बोलते हैं स्टमक। एक्सक्यूज मी, तो देखिएगा, आ नाल का पांचों भाग है आमाशय। तो ध्यान देना, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर, ध्यान देना क्या है, उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित पेशीय थैले समान संरचना, उदर गुहा में बाईं ओर स्थित थैलेनुमा पेशीय संरचना, जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, ध्यान रखना, ये सबसे चौड़ा भाग होता है, आमाशय कहलाता है। तो क्या परिभाषा है इसकी, देखो, पाचन तंत्र यूँ देखिएगा, ये दायां भाग, ये बायां भाग। तो ध्यान देना, उदर गुहा में स्थित होता है आमाशय। तो उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे एक पेशीय चौड़ी थैले समान संरचना पाई जाती है, जिसे आमाशय कहते हैं। तो ध्यान देना, उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे, परिभाषा देखें, उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम
के नीचे, कहाँ पर, बाईं ओर डायाफ्राम के नीचे स्थित पेशीय थैलेनुमा, पेशीय थैलेनुमा चौड़ी संरचना, पेशीय थैलेनुमा संरचना, थैलेनुमा संरचना जो आहार नालिका, जो आहार नालिका सबसे चौड़ा भाग होता है, आमाशय कहलाता है। तो देख लेगा, आहार नालिका का सबसे चौड़ा भाग होता है, डायफ्राम के नीचे उदरगुहा में स्थित होता है, थैलेनुमा संरचना है, पेशीय है। तो ध्यान देना, पेशीय थैलेनुमा संरचना जो आहार नालिका सबसे चौड़ा भाग होता है, क्या कहलाता है, आमाशय कहलाता है। स्थित कहाँ होती है, उदरगुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, ये बाईं ओर स्थित होता है। ध्यान देना, पेशीय थैले समान संरचना जो आहार नालिका सबसे चौड़ा भाग होता है, आमाशय कहलाता है। इसीलिए बायां वृक्क थोड़ा दाएं वृक्क से नीचे होता है, आमाशय की उपस्थिति के कारण। अब देखिएगा आप, हो गया ये आमाशय। अब देखो, आमाशय एक लचीला अंग होता है। ध्यान देना, कैसा अंग होता है ये, आमाशय एक लचीला अंग होता है जिसमें 1 से 3 लीटर भोजन, जिसमें 1 से 3 लीटर भोजन समा सकता है। 1 से 3 लीटर भोजन समा सकता है, 1 से 3 लीटर भोजन समा सकता है, आ सकता है। अब देखिएगा, आमाशय 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये आमाशय के 3 भाग होते हैं। तो ध्यान देना, कैसे होता है ये तरह का जे आकार का होता है आमाशय। देख लेगा, इसे थोड़ा इससे दिखा रखा है। आमाशय अंग्रेजी के जे आकार का होता है। ध्यान देना, अंग्रेजी के जे आकार का होता है, जो 3 भागों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, अंग्रेजी के जे आकार का होता है, जो ये लोगों आप कॉमा करके, जो कार्डियक भाग, फंडस भाग और पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग से मिलकर बना होता है या बटा होता है। तो ध्यान देना, भागों में बटा होता है। ये भी कर सकते हो आप, जो करो इसको, पाइलोरिक भागों में बटा होता है, भागों में बटा होता है, यूँ कर लीजिए, बटा होता है। तो देखिएगा, ये वाला भाग यहाँ से और ये वाला भाग कहलाएगा आपको छोटा होता है। ये तो होता है पाइलोरिक, वो सॉरी कार्डियक। इसको डायग्राम को इधर बनाता हूँ मैं आपको, इसमें दिया आएगा। आमाशय का डायग्राम बनाते हैं ओनली, बाकी आंतरिक संरचना कल पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही हो पाएगा। देखिएगा, यहाँ से ग्रसिका आती है और ये
ज्याकृति का इस टाइप होता है ये। इस टाइप। ये स्फिंक्टर होता है एक। तो यहाँ से ऊपर का ये वाला भाग और यहाँ से ये वाला भाग, 3 भागों में ये होता है कार्डियक भाग। कार्डियक भाग। और ये होता है फंडस, मध्य भाग होता है। और ये होता है पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग इसे बोलते हैं हिंदी में जठरागम, जेठे रागम, इसे बोलते हैं जठर निर्गम, जठर निर्गमी भाग। और ये भाग, तो ध्यान देना, ग्रसिका और आमाशय के अग्रभाग के मध्य में एक संकुचन पाया जाता है, बोलते हैं कार्डियक संकुचन। कार्डियक संकुचन, ये इसे बोलते हैं जठरागम अवरोधनी, जेठे रागम अवरोधनी, ध्यान देना। और इसी प्रकार छोटी आंत्र और आमाशय के पश्चभाग या पाइलोरिक भाग के मध्य में, पाइलोरिक भाग के मध्य में क्या पाया जाता है? पाइलोरिक संकुचन, पाइलोरिक स्फिंक्टर या संकुचन, इसे बोलते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी, जठर निर्गमी अवरोधनी। इनके कार्य के बारे में बताएंगे हम आपको। तो ध्यान देना, आमाशय मेनली 3 भागों में बटा होता है। ज्याकृति का होता है, अर्थात कार्डियक भाग, जठरागम भाग, क्या बोलेंगे इसको? जठरागम भाग आमाशय का कार्डियक अग्रभाग होता है, इसे जठरागम भाग बोलते हैं। आमाशय और ग्रसिका के, ध्यान देना, आमाशय के जठर भाग या कार्डियक भाग और ग्रसिका के पश्च भाग के मध्य में एक अवरोध पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कार्डियक संकुचन। ध्यान देना, कार्डियक संकुचन होता है। इसका क्या कार्य है कि आमाशय के अम्लीय माध्यम को ग्रसिका में जाने से रोकता है, ये कार्डियक संकुचन अवरोध। अब आता है फंडस भाग। पाइलोरिक भाग और कार्डियक भाग के मध्य में पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? फंडस भाग कहलाता है। ध्यान देना, फंडस भाग कहलाता है। इसी प्रकार अंतिम भाग, आमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक संकुचन या जठर निर्गमी अवरोधनी, पाइलोरिक भाग कहलाता है, इसे बोलते हैं जठर निर्गमी भाग कहते हैं। आमाशय के अंतिम भाग, पाइलोरिक भाग और छोटी आंत्र के मध्य या जुड़ने के स्थान पर एक संकुचन पाया जाता है, अवरोध पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? पाइलोरिक संकुचन कहते हैं। यह भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, अर्थात क्षुद्रांत में या क्या बोलते हैं ग्रहणी में आए भोजन को वापस आमाशय में जाने से रोकता है। ये कार्य करते हैं इनके, इसके बारे में देख लीजिए आप कि 3 भाग बटे होते हैं। तो देखिएगा, कार्डियक भाग पहला, कार्डियक भाग इसे बोलते हैं जठरागम, जेठे रागम भाग। इसमें देखो क्या कहता है, ये आमाशय का अग्रभाग होता है, जो ग्रसिका के अंतिम श्रेष्ठ में जुड़ा होता है। यह है आमाशय का अंतिम भाग होता है, अग्रभाग, सॉरी अंतिम अग्रभाग। यह आमाशय का अग्रभाग होता है जो
ग्रसिका के पश्च भाग से जुड़ा होता है। जो ग्रसिका के अंतिम सिरे, जो ग्रसिका के अंतिम सिरे या पश्च भाग से जुड़ा होता है। तो देखिएगा ये ग्रसिका का पश्च भाग है, अंतिम भाग है, और ये आमाशय का अग्रभाग, इसे बोलते हैं कार्डियक भाग। ध्यान देना। आगे देखिएगा, इस भाग से ही ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है। इस भाग से ही ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है। आगे देखिएगा, मतलब आमाशय में आती है इस भाग से ही। यह भाग जिस तरफ कैसे जुड़ता है, ध्यान देना, यह भाग कार्डियक भाग जिस स्थान पर ग्रसिका से जुड़ता है वहाँ एक अवरोध संकुचन पाया जाता है, जिसे कार्डियक संकुचन कहते हैं। आगे देखोगे, यह भाग जिस स्थान पर ग्रसिका से जुड़ता है वहाँ पर एक अवरोध या संकुचन पाया जाता है, जिसे कार्डियक संकुचन प्रकट में जठरागम अवरोधनी कहते हैं। तो ग्रसिका के अंतिम सिरे और आमाशय के अग्र सिरे पर एक, जहाँ से ग्रसिका जुड़ती है और आमाशय जुड़ता है वहाँ पर एक संकुचन पाया जाता है, जिसे जठरागम अवरोधनी कहते हैं। क्या कार्य है इसका, ध्यान रखना। कार्य देखो इसका, यह है अम्लीय माध्यम को ग्रसिका में जाने से रोकता है, मतलब अम्लीय भोजन को पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कार्डियक संकुचन कहते हैं। आगे देखो यह क्या कार्य करता है, देखो यह संकुचन आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसिका में जाने से रोकता है। यह आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसिका में जाने से रोकता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कार्य पूछे जाते हैं कि कार्डियक संकुचन का क्या कार्य है, या जठरागम अवरोधनी का क्या कार्य है। अर्थात यह आमाशय में अम्लीय भोजन को ग्रसिका में जाने, यह आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसिका में जाने से रोकता है। बाकी का आपको कल पढ़ाया जाएगा, जो भी संरचना है, और कल इसको बता देंगे आराम से अगले टॉपिक में। धन्यवाद।